नमस्कार, मेट्रो संगम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया। सरकार ने सरकारी नौकरियों में मराठाओं को 16% और मुसलमानों को 5% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। इससे अब महाराष्ट्र में आरक्षण की सीमा 73% तक पहुंच गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण की सीमा किसी भी हाल में 50% से ज्यादा न रखने का आदेश दे चुका है। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावों को देखते ही सरकार ने आरक्षण का एक दांव खेला है। मंत्रिमंडल ने मुस्लिम समाज के पिछड़े घटक, जिसमें कि 50 घटकों की सूची प्रकाशित की जा रही है, उसे अलग तरीके से स्पेशल 5% स्पेशल रिजर्वेशन और 5% आरक्षण देने का भी अलग से प्रावधान किया है। मुस्लिम समाज के कुछ घटक, बैकवर्ड घटक जो है, बैकवर्ड तबके हैं, उन्हें पहले से ही 52% आरक्षण में आरक्षण दिया जाता है। उनके आरक्षण को बिना छुए ये अलग से 5% आरक्षण 52% के अलावा आज देने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में मराठा समाज के लिए एक अलग से प्रवर्ग जो एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड कैटेगरी निर्माण किया, जिसमें मराठा समाज को सम्मिलित किया गया। इन्हें 16% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। यह 16% आरक्षण विद्यमान 52% आरक्षण के अलावा होगा। जो आजकल SC, ST, OBC, VJNT कैटेगरीज के लिए जो 52% आरक्षण है, उसे उसके अलग रहकर नया प्रवर्ग जो एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास है, उसमें मराठा समाज को सम्मिलित करके उसे 16% आरक्षण देने का निर्णय हुआ है। इसमें पॉलिटिकल आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि ये बात है, जब सुप्रीम कोर्ट पे अगर जाएंगे, अगर कोई जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां हम अपनी बात रखेंगे। इन्होंने पूरा, राणे समिति ने पूरा अध्ययन किया है इस बात का, और उसके बाद ही हम ये प्रावधान लाए। और म्हाडा अगले साल मुंबई और आसपास के इलाकों में 3000 फ्लैट लॉटरी में बेचेगी। म्हाडा के 1000 फ्लैट मुंबई में होंगे, जबकि 2000 फ्लैट वसई विरार इलाके में आएंगे। मुंबई में आने वाले ज्यादातर फ्लैट स्लम रिहेबिलिटेशन के इलाके में होंगे। खास बात यह है कि अगले साल लॉटरी में बिकने वाले फ्लैट्स की कीमत इस साल की लॉटरी के मुकाबले 50,000 से 3 लाख रुपए तक कम होगी। इस साल म्हाडा ने करीब 2600 फ्लैट्स लॉटरी के जरिए बेचे हैं। और महंगाई से जूझ रहे देश के लोगों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत आने जा रही है। इस मुसीबत का नाम है मानसून। बीते 10 दिनों से मानसून 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। देश भर में अब तक 37% कम बारिश हुई है। इस वजह से देश में सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अब अल नीनो का रिस्क भी बढ़ रहा है। कमजोर मानसून का सीधा असर कपास, सोया, दलहन की फसल पर पड़ेगा। यानी साफ है कि बारिश की कमी की वजह से आपकी थाली में सूखा पड़ने वाला है। जून के महीने में कमजोर मानसून के चलते प्याज समेत लगभग सभी सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में 1 जून से 23 जून के बीच औसत से 51% कम बारिश हुई है। बारिश के रूप में देखते हैं तो बारिश में लगभग 37-38% की डेफिशिएंसी है ऑल इंडिया। रीजन वाइज देखते हैं तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अच्छी बारिश हुई है। आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ अच्छी बारिश हुई है। नीचे साउथ, डाउन साउथ केरला, सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, वहां अच्छी बारिश हुई है। वेस्ट कोस्ट में अच्छी बारिश हुई है। जो
आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, खासकर तेलंगाना का इलाका है, मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र के इलाके हैं, यहाँ थोड़ी बारिश में कमी है। ओवरऑल देखें तो अभी तक का जो मानसून है उसमें बारिश में कमी है, बिलो नॉर्मल है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में डेफिशिएंसी अलग अलग है। उत्तर भारत में भी जो इलाके हैं वहां भी जून के एंड की तरफ और या जुलाई के बिगिनिंग में मानसूनी हवाएं आ जाएंगी और बारिश में बढ़ोतरी हो जाएगी। उत्तर पश्चिम भारत के लिए कहा है कि ये जो संभावना है यहाँ जो है बाकी जो 4 क्षेत्र है, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया, उसके बजाय डेफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा रहेगी, ऐसा हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में इस बार कमजोर मानसून के चलते पानी का संकट पैदा होने की आशंका है। मुंबई की प्यास बुझाने वाली झीलों में अब महज 1 महीने तक सप्लाई के लायक पानी बचा है और राज्य के बांध भी सूख रहे हैं। ऐसे में अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो सूखे का संकट पैदा हो सकता है। मुंबई पर मंडराता जल संकट का खतरा। बारिश की कमी से झीलों में जल स्तर बेहद कम। राज्य के बाकी हिस्सों में भी सूखने लगे हैं बांध। सिंचाई और पीने के पानी के गंभीर संकट की आशंका। मानसून की बेरुखी से इस बार मुंबई पर पीने के पानी का संकट मंडरा रहा है। मुंबई की झीलों में महज 60% पानी ही बचा है, जिससे 36 दिनों तक ही पानी की सप्लाई हो सकती है। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली झील अपर पैतरना में 1,47,468 MLD पानी ही बचा है। पिछले साल जहां जून महीने में 700 मिलीमीटर बारिश हुई थी, वहीं इस साल महज 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगर जल्दी ही मानसून मेहरबान नहीं हुआ तो 10 से 20% तक की पानी की कटौती करनी पड़ सकती है। मुंबई में मानसून डिले हो रहा है और इसके परिणाम स्वरूप पानी का बहुत शॉर्टेज हो सकता है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, ये तो बहुत चिंता की बात है। सूबे के मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में तो अभी से ही पीने की पानी की किल्लत होने लगी है। बारिश की कमी के चलते फसल चौपट हो चुकी है। महाराष्ट्र के बांधों में 20% पानी ही बचा है और सूखे की आशंका मंडराने लगी है। नागपुर इलाके में पानी सप्लाई करने वाले बांध में 46% पानी बचा है। मराठवाड़ा के बांध में 20%, नासिक इलाके में 14% और पुणे को पानी देने वाले बांध में महज 14% ही पानी बचा है। मौसम विभाग को उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंत तक मानसून तेज हो जाएगा, लेकिन जानकारों का कहना है कि जल संकट से निपटने की तैयारी अभी से शुरू की जानी चाहिए। बारिश गिरना जरूरी है। बारिश यदि नहीं गिरा तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए हमारे मन की तैयारी होनी चाहिए और हमारे जो यूज है पानी के उसमें परिवर्तन लाना जरूरी है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में आसमान में बादल तो घुमड़ कर आ रहे हैं, लेकिन बरसात की बूंदें जमीन को तर नहीं कर रही हैं। हालात ये हैं कि भरी बरसात में किसान के खेत सूख रहे हैं और पीने के पानी का संकट खड़ा हो रहा है। लोगों की जुबान पर जल ही जीवन का मंत्र है और अब लोग बरखा रानी के घुमड़ कर बरसने की आस लगाए बैठे हैं। ऐसा ना बात जी मीडिया मुंबई। मानसून की देरी के बीच जी मीडिया संवाददाता शिल्पा दास ने मुंबई की सब्जी मंडी का जायजा लिया। इस बार के मानसून से लोगों को काफी उम्मीदें थी। लोगों का मानना था कि अगर भारी बारिश होती है तो लगातार बढ़ते दाम जो है सब्जियों के वो कम हो जाएंगे, लेकिन इस बार की बारिश ने लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया, क्योंकि इस बार इतनी कम बारिश हुई है कि सब्जियों के दाम और प्याज के दाम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। जहां टमाटर 14 रुपए बिक रहा था, वहीं अब 20 रुपए बिक रहा है। आलू और प्याज के दाम भी बढ़ गए हैं। वो जहां 20 रुपए बिक रहे थे, वहीं अब 24 से 25 रुपए बिक रहे हैं। ये जो दाम है ये होलसेल मार्केट का है, यानी कि रिटेल मार्केट में जाते जाते इन सब्जियों के दाम और ज्यादा बढ़ जाते हैं। कितना बजट पर असर पड़ता है? बारिश कम हुई है इस बार और दाम काफी बढ़ गया है। जी, बारिश तो कमी हो रही है। जो जिस हिसाब से 12 तारीख से जून से बारिश स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो बारिश हो नहीं रही। अब देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी सब्जी आती है, वाशी में आपको हम देखेंगे मेन मार्केट है, वहाँ से नासिक से या फिर विदर्भ से मेन बहुत सारी सब्जी आती है, तो ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा बढ़ता है। उसी में हम देखें तो बारिश नहीं गिर रही है, तो बारिश का भी असर पड़ता है। और ओवरऑल देखेंगे तो फिर ओवरऑल पूरा मतलब एस्टिमेट करें हम तो उसका असर फिर हम एंड कंज्यूमर तक पड़ेगा। ग्राहक परेशान है, किसान परेशान है और आने वाले दिनों में रमजान का महीना है तो फल भी महंगे होने की आशंका नजर आ रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब्जियों के दाम तब तक कम नहीं होंगे जब तक भारी बारिश नहीं होती। कैमरामैन अशरफ के साथ शिल्पा दास, जी मीडिया, मुंबई।
4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी कि FYUP को खत्म करने को लेकर यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को कल तक की डेडलाइन दी है। यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को लिखी एक नई चिट्ठी में कहा है कि कल सुबह तक DU 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का फैसला वापस लें। साथ ही यूजीसी ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज कल से दाखिला भी शुरू करें। FYUP को लेकर यूजीसी और DU के बीच जारी विवाद के चलते अभी तक नए सेशन में छात्रों का एडमिशन शुरू नहीं हो पाया है। और वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। 4 साल की डिग्री पर खड़े हुए विवाद को लेकर हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं डाली गई थी। एक याचिका 4 साल की डिग्री प्रोग्राम को जारी रखने और दूसरी इसके खिलाफ दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि हम स्थिति को समझते हैं, बस कुछ दिनों की देरी होगी, मामले की सुनवाई जुलाई में की जाएगी। दो पिटीशन आज मेंशन हुई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग एडमिशंस का। एक तो हमने जो फाइल करी थी, PIL फाइल करी थी, वो इसलिए फाइल करी थी कि जो 3 इयर्स का कोर्स है और जिसके लिए यूजीसी ने डायरेक्शन दी है वो फॉलो करना चाहिए, 4 ईयर कोर्स नहीं होना चाहिए। दूसरी एक पिटीशन और भी, जो जिन स्टूडेंट्स ने पिछले साल एडमिशन ले ली थी उनके बिहाफ पे एडवोकेट ने मेंशन किया था कि वो मैटर भी सुना जाए। पहले तो हम कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करते थे आज ही मैटर सुन लिया जाए, क्योंकि एवरीडे इतने लाख स्टूडेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि जो दूसरे जज हैं वो उस मैटर को सुन नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैटर अभी छुट्टियों में यही बेंच बैठी रहेगी, तो नई बेंच बनानी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने हमारा जो मैटर है वो 1 जुलाई के लिए लिस्ट कर दिया है। तो वो कह रहे हैं ये मैटर डिटेल हियरिंग का है, इसमें थ्रेशोल्ड किया जाएगा जो इश्यूज इन्वॉल्व हैं, और डिटेल हियरिंग के लिए 1 जुलाई को ही मैटर लिस्ट कर दिया गया है। और मेट्रो के केंद्रीय सचिवालय मंडी हाउस सेक्शन को कल से पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। DMRC ने ऐलान किया है कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री M वेंकैया नायडू सुबह 9:30 बजे पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मेट्रो फेज 3 के इस पहले सेक्शन के खुलने से मेट्रो की ब्लू लाइन से वॉयलेट लाइन पर आने जाने के लिए 3 मेट्रो चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। मंडी हाउस पर ही ट्रेन बदलकर लोग बदरपुर, नोएडा, वैशाली या द्वारका की तरफ आ जा सकेंगे। करीब 3 किलोमीटर लंबे इस नए अंडरग्राउंड सेक्शन में जनपथ और केंद्रीय सचिवालय पर दोनों स्टेशन बनाए गए हैं। इससे बदरपुर लाइन पर आना जाना आसान हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो में यात्रा करना और भी सुविधाजनक हो जाएगा। ICICI बैंक ने दिल्ली मेट्रो के साथ करार किया है। दिल्ली मेट्रो के साथ ये करार यूनिफेयर कार्ड के लिए हुआ है। यूनिफेयर कार्ड कई तरह की सुविधाओं से लैस है। इसमें डेबिट क्रेडिट की सुविधा तो है ही है, साथ ही यूनिफेयर कार्ड में स्मार्ट कार्ड की तमाम खूबियां होंगी। अगले साल मार्च तक 1 लाख यूनिफेयर कार्ड जारी करने बैंक की योजना है। दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही राजधानी एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद आज रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने घटनास्थल का दौरा किया और हादसे वाली जगह का जायजा लिया। रेल मंत्री के साथ स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी और बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे। रेल मंत्री ने पहले पटरियों का जायजा लेने के बाद बोगियों के भीतर जाकर देखा। इस दौरे के बाद रेल मंत्री घटना के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट राय देने से बचते दिखे। आपको बता दें कि राजधानी एक्सप्रेस देर रात 2:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद बीजेपी नेताओं और खुद रेल मंत्री ने नक्सली साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया था। हालांकि अभी भी आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं हो पाया है कि घटना की वजह क्या है। Certainly, at this juncture, I am not in a position to say anything unless and until I have certain interactions with my officers who came along with me and the officers of general manager and other officers of my railway department. Then only I can come back to you with certain more particulars. The cause of incident and other things. At this juncture, I don't want to comment. तो छपरा में हुए ट्रेन हादसे में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि कई लोग जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस रेल दुर्घटना को जिम्मेदार कौन है? क्या ये रेल प्रशासन की बड़ी चूक है या फिर माओवादियों की साजिश? क्योंकि अभी तक इस हादसे के पीछे की जो वजह सामने आई है वो माओवादियों की रचित साजिश की ओर ही इशारा कर रही है, जिसका जिक्र खुद रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने भी किया है।
बिहार के छपरा में दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की वजहों की तलाश की जा रही है। छपरा ट्रेन हादसे पर सवाल उठ रहे हैं। ये हादसा क्या रेलवे की लापरवाही का नतीजा है या फिर राजधानी ट्रेन माओवादियों की साजिश का शिकार हो गई? हादसे पर सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि अभी तक जो वजहें इस रेल हादसे के पीछे नजर आ रही हैं, वो साजिश की तरफ ही इशारा कर रही हैं। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने भी इस हादसे के पीछे माओवादियों का हाथ होने की आशंका जताई है। As far as this Rajdhani Express is concerned, practically we don't have much news about the cause of accident. Of course, there was a band call given by Maoists. The cause has to be verified after the Commissioner of Railway Safety inquired into the matter. तो वहीं घटना स्थल पर पहुंचे छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी रेलवे ट्रैक का जायजा लिया। इस दौरान ट्रैक का लॉक टूटा हुआ मिला है। और देखिए साहब, इसी स्थान पर पटरी काटा गया है या कटा हुआ दिख रहा है और यहीं से ट्रेन का डिरेलमेंट प्रारंभ हुआ है। और ये सामान्य रूप से पटरी इस तरह से कट नहीं सकता है या टूट नहीं सकता है। और दूसरी तरफ बिल्कुल है। और कई स्थानों पर जो फिश प्लेट्स को जाम करने के लिए उसको हुक्स कहते हैं, क्लिप कहते हैं, क्लिप को भी हटाया गया है। तो पूरी संभावना हो सकती है कि यहाँ पर जिस तरह की घटना है और जो इतनी बड़ी दुर्घटना है, ये निश्चित तौर से दुर्घटना का क्रम जो हिंसा का रूप हो सकता है, सैबोटेज का रूप हो सकता है। जीएम साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन इनका कहना है कि कल सुबह जो है ब्यूरो ऑफ जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो सिविल एविएशन मंत्रालय के अंतर्गत है, वो इस स्थान पर आकर के जांच पड़ताल प्रारंभ करेंगे। लेकिन बड़ा भयावह घटना है। यही नहीं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी रेल हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई है। आज सवेरे करीब 2:15 बजे दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस का रेल हादसा हुआ। ये छपरा और गोल्डनगंज के बीच में हुआ है और इसमें इंजन और 11 डब्बे पीछे के उतर गए थे पटरी से। इस हादसे के पीछे साजिश का शक होना लाजमी है, क्योंकि अगर माओवादियों की मॉडस ऑपरेंडी पर गौर करें तो रेलवे ट्रैक का लॉक तोड़कर हादसों को अंजाम देने की कोशिश करते आए हैं। कई बार माओवादियों ने रेलवे ट्रैक तोड़कर रेल हादसों को अंजाम दिया है और इस हादसे के दौरान भी रेल ट्रैक का लॉक टूटा हुआ था। वहीं माओवादियों ने आज बिहार में बंद का ऐलान भी किया है। घटना के पीछे साजिश की बात इसलिए भी पुख्ता होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि छपरा के ही दरियापुर में टाइमर लगे 3 जिंदा बम बरामद हुए हैं। इसके अलावा बिहार के ही मोतिहारी में माओवादियों ने रेलवे ट्रैक उड़ा दिया, जिसमें मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा जहां हादसे के पीछे माओवादियों का हाथ बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने नक्सली साजिश की आशंका को खारिज कर दिया है। प्राइमा फेसी हम लोगों को लगता है कि ये उग्रवाद से संबंधित मामला नहीं है। दूसरी चीज इसमें जो हम कहना चाहते हैं कि हर राजधानी एक्सप्रेस के पहले पायलट इंजन पायलट गाड़ी चलती रही है। अगर आधा घंटा या 15 मिनट पहले पायलट गाड़ी चलती और बात होती तो हो सकता है कि दुर्घटना नहीं होती। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि जो रेलवे हमारे हैं उनके तरफ से कोई चूक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नक्सली साजिश कहना अभी जल्दबाजी होगा। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस हादसे के लिए रेलवे को जिम्मेदार बताया है कि राजधानी ट्रेन के पहले आधा घंटा पहले पेट्रोल इंजन चलाया जाता है, आगे पेट्रोलिंग की जाती है कि लाइन क्लियर है, सेफ है, और इसका खबर होता रहता है लोगों को। हम जानना चाहते हैं कि चलाया कि नहीं, बताओ। ये जो हादसा हुआ बहुत दुखद है, हृदय विदारक है और बड़ा भारी नुकसान हुआ है रेल का और यात्रियों के साथ जो हुआ होगा। रेलवे डिपार्टमेंट के जो उन्नत अधिकारी होते हैं, इसको ध्यान में रख के ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। जो अधिकारी
लैप्सेस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। छपरा में हुआ ये ट्रेन हादसा अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है, जिसके जवाब भले ही जांच के बाद सामने आए, लेकिन जो हादसे के पीछे की वजहें सामने आई हैं, वो जरूर इस हादसे के पीछे रची गई साजिश की ओर इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर मध्य प्रदेश से, जहां भिंड इटावा नेशनल हाईवे नंबर 92 पर बरही टोल प्लाजा पर कर्मचारियों और बदमाशों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद 2 दर्जन बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी और जमकर तोड़फोड़ की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। एक बार फिर से टोल प्लाजा पर बदमाशों ने गुंडागर्दी की है। इस बार भिंड इटावा नेशनल हाईवे नंबर 92 पर स्थित बरही टोल प्लाजा पर बदमाशों ने अपनी बदमाशी की है। टोल प्लाजा का बूम गाड़ी के बोनट पर गलती से गिर गया। बस यही बात गाड़ी में सवार बदमाशों को नागवार गुजरी। पहले तो बदमाश टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारी से बहस कर चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर तांडव करने पहुँच गए। हथियारों से लैस बदमाशों ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सिर्फ पीटा ही नहीं, फायरिंग भी की, जिसमें एक कर्मचारी जख्मी हो गया। थोड़ी बहुत बहस हुई थी, लड़ाई और तो कांच फूटने की वजह से विवाद हुआ था। तो कहाँ चोट लगी आपको? मेरे समझ ही लगी। एक गाड़ी ने पैसा दिया, जो गाड़ी उसके पीछे थी वो गाड़ी जबरन से निकलने लग गई, तो ऑटोमेटिक बूम बैरियर उसके ऊपर गिर गया। जैसे ही बूम बैरियर गिरता उसमें से लोग उतर के हमारे गार्ड को मारपीट शुरू कर देते हैं। टोल पे मारपीट की, तोड़फोड़ की और फायर भी की है, जिससे एक टोल का कर्मचारी हिमांशु घायल हुआ है, उसके हाथ में लगी है। टोल प्लाजा पर बदमाशी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी 13 जून को देवास भोपाल कॉरिडोर पर बने टोल प्लाजा पर बदमाशों का तांडव सीसीटीवी में कैद हुआ था, और इस बार भी सीसीटीवी में ही तांडव कैद हुआ। सवाल है कि आखिर कब ये बदमाश अपनी हरकतों से बाज आएंगे। और मेट्रो संगम में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।